इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और भौतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान के मरुस्थल पढ़ रहे हैं ना। तो देखिएगा, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं ना, भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं। और भौतिक प्रदेश में क्या पढ़ रहे थे? मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल पढ़ रहे हैं ना, मरुस्थल पढ़ रहे हैं, मरुस्थल। और मरुस्थल का हम पढ़ रहे हैं बी पार्ट, बालू का युक्त प्रदेश, जिसमें बालू का स्तूप बनते हैं। और इसमें पढ़ रहे थे महत्वपूर्ण बालू का स्तूप पढ़ रहे थे हम। यही पढ़ रहे थे ना, महत्वपूर्ण बालू का स्तूप पढ़ रहे थे। इसमें हमने एक बालू का स्तूप पढ़ लिया था, दूसरा बालू का स्तूप हम पढ़ेंगे अब। इससे पहले एक बालू का स्तूप हो गया था, ठीक है। इसके बाद में हम लेते हैं पैराम्बोलिक वाले का स्तूप। ठीक है, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, पैराम्बोलिक बालू का स्तूप। ये कैसा बालू का स्तूप है? ये श्रृंखला बनते हैं, नियमित है, ये श्रृंखलाबद्ध बनते हैं। ठीक है, देखो कैसे बनते हैं वो बताएं आपको। इनकी दो तीन बातें याद रखनी बस आपको। देखो, एक तो ये नियमित बनते हैं, नियमित बनते हैं, राजस्थान में नियमित बनते रहते हैं। ठीक है, नियमित बनते हैं, नियमित बनते हैं। और एक श्रृंखलाबद्ध बनते हैं, ऐसे श्रृंखला में रहते हैं ना आगे से। ठीक है, श्रृंखला में बनते हैं। तो श्रृंखलाबद्ध है, नियमित है, श्रृंखलाबद्ध है, श्रृंखलाबद्ध। ठीक है। और एक और ध्यान रखना, इसकी आकृति महिला के हेयर क्लिप के समान है ना, आकृति, आकृति इनकी महिला हेयर हेयर क्लिप के समान है। क्लिप है ना, हेयर क्लिप के समान। और एक चीज और ध्यान रखनी इसमें, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा यही बनते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक यही बनते हैं। ठीक है, राजस्थान में राजस्थान में सर्वाधिक यही बनते हैं, सर्वाधिक बनते हैं। ठीक है, बड़ी वनस्पतियों की अवरोध से बनते हैं। ठीक है, बड़ी वनस्पतियों की अवरोध से बनते हैं, बड़ी वनस्पतियों के, पेड़ पौधे या वनस्पतियों की अवरोध से बनते हैं, अवरोध से बनते हैं, अवरोध से बनते हैं। सभी जिलों में बनते हैं राजस्थान में, राजस्थान के सभी जिलों में बनते हैं, राजस्थान के सभी जिलों में, राजस्थान के सभी जिलों में बनते हैं। ये ध्यान रखिए आप, राजस्थान के सभी जिलों में बनते हैं। तो पैराम्बोलिक में इतनी बात ध्यान रखनी, राजस्थान में ये नियमित है, ये श्रृंखलाबद्ध बनते हैं, श्रृंखला के साथ। ठीक है, ये आकृति इनके महिला के हेयर क्लिप के समान राजस्थान में सबसे ज्यादा यही बनते हैं, बड़ी झाड़ियों के अवरोध से बनते हैं, सभी जिलों में बनते हैं, लगभग सभी जिलों में बनते हैं। ठीक है, ठीक है, लगभग सभी कौन से? मरुस्थल में स्थित जिले हैं। ऐसा नहीं धौलपुर में बनते हैं सर, है ना, ऐसा नहीं है। मरुस्थल में स्थित सभी लगभग जिलों में, मरुस्थल स्थित, मरुस्थल में जो जिले हैं उनमें सबसे बनते हैं। ठीक है, तो ये तो पैराम्बोलिक नियमित है। इसके बाद में आता है सबर काफिज, सबर काफिज बालू का स्तूप। देखो, इनकी खासियत है कि नियमित नहीं है, श्रृंखलाबद्ध नहीं बनती है, ये नियमित नहीं बनते। उनका ही छोटा रूप है जो अभी पढ़ा ना पैराम्बोलिक, उसका ही छोटा रूप है, लेकिन ये नियमित नहीं बनते, छोटे हैं उससे, है ना। नियमित नियमित नहीं बनते। एक बात ध्यान रखो, नियमित नहीं बनते, और ये श्रृंखलाबद्ध भी नहीं होते, श्रृंखलाबद्ध नहीं होते,
नहीं होते। ये छोटी वनस्पतियों की अवरोध से बनते हैं, उसका विपरीत करते जाओ। छोटी छोटी झाड़ियों झाड़ियों या वनस्पतियों की अवरोध से बनते हैं, अवरोध से बनते हैं। ये ध्यान रखें आप, ठीक है, कि अवरोध से बनते हैं। ये भी लगभग जिले में बनते हैं, ठीक है। ज़्यादा पश्चिमी जिले में बनते हैं। पश्चिमी जिले जैसे श्री गंगानगर, जैसलमेर, सॉरी, जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, इनमें ज़्यादा बनते हैं। जैसलमेर, बीकानेर में सबर काफिज बनते हैं। सब सबर काफिज में ध्यान रखें, छोटी वनस्पति के अवरोध से बनते हैं, और वो बड़ी की ये श्रृंखलाबद्ध नहीं है, और ये नियमित नहीं है। वो क्या है, नियमित है। ठीक, इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं इनमें, ठीक है। और अब देखो आगे, ठीक है। सबर काफिज के बाद में देखो आप, एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य अनुदैर्ध्य जो हल्का स्तूप है, ये हवाओं के समांतर बनता है। एक होता है देखो अनुदैर्ध्य, एक होता है अनुप्रस्थ। दो होते हैं, है ना, दोनों को साथ लो आप। एक होता है अनुप्रस्थ, एक होता है अनुप्रस्थ वालों का स्तूप। ये वायु के समांतर होता है, ठीक है। ये वायु के समकोण पे होता है, वायु के समकोण पर बनते हैं। ये वायु के समकोण पर बनते हैं, अनुप्रस्थ, ठीक है। ये वायु के समानांतर बनते हैं, वायु के समांतर बनते हैं। जैसे हवा इधर जा रही है तो इधर ही बनते हैं ना, वायु के समांतर, ऐसे धोरे बन जाते हैं ऐसे। वायु के समांतर, हवा जा रही है इधर तो वायु के समांतर बनते हैं, वायु के समांतर बनते हैं। और ये वायु के समकोण पर बनते हैं, ठीक है। समकोण मतलब जैसे हवा जा रही है ऐसे, ऐसे ये घूम के ऐसे समकोण बनाते हैं, ठीक है। यहाँ वालों का स्तूप बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए आप इसमें कि ये वायु के समकोण पे बनते हैं, और ये वायु के समानांतर बनते हैं, ठीक है। इतना ध्यान, दोनों का नाम सेम से ही है। हाँ, एक चीज और है, सीप जो बालू का स्तूप है, सीप अनुदैर्ध्य का ही भाग है, अनुदैर्ध्य का ही भाग है सीप। सीप का दूसरा नाम क्या है, नेब का। दूसरा नाम क्या है इसका, नेबखा, सीप नेबखा। ये छोटी झाड़ियों के पीछे बनते हैं, छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे, छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे बनते हैं, ठीक है। इसको हम सीप कहते हैं, नेब का कहते हैं, ठीक है। ये अनुदैर्ध्य का ही भाग है, एक छोटा भाग है, ठीक है। सबसे बड़े बनते ये कौन से बनते हैं, ठीक है, सीप इसी का भाग है। इसका दूसरा नाम नेप का है। छोटी छोटी झाड़ियों के पीछे बनते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप समकोण। देखिए ज्यादा बात नहीं, एक ही दो बात याद रखनी है। लेकिन जिले जिले तो आप, भाई राजस्थान के लगभग जिलों में बनते हैं सारे। ये ध्यान रखिए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं जोधपुर में, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखें आप। और राजस्थान में ज्यादा कहाँ बनते हैं, ज्यादा कौन से बालू का स्तूप बनते हैं, तो वो कौन सा है, सबर काफी, सॉरी वो क्या नाम, पैराम्बोलिक, है ना, ठीक है। इसके बाद में एक तारा, देखो तारानुमा बालों का स्तूप बनते हैं, बालों का स्तूप। तारा जैसी आकृति इसकी, स्टार जैसी आकृति होती है इससे, ठीक है। ये कहाँ बनते हैं, राजस्थान के पोखरण में, पोखरण जैसलमेर में ज्यादा बनते हैं, जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर में ज्यादा बनते हैं, ठीक है। और ये बीकानेर में बनते हैं, बीकानेर में बनते हैं तारा बालों का स्तूप। तारानुमा आकृति होती है तारा। एक होता है कौन सा, वो जो नेटवर्क जैसे होता है ना, उसकी आकृति होती है नेटवर्क जिसमें सीढ़ी नुमा होता है, जिसको हम नेटवर्क बालू का स्तूप होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप। ये नेटवर्क जैसे होते हैं, कैसे, जैसे ये
ऐसे ऐसे बालू का स्तूप होते हैं, नेटवर्क ऐसे। नेटवर्क ये कहाँ पाए जाते हैं? ये हरियाणा के हिसार से लेकर हनुमानगढ़ तक स्थित है। ठीक है, तो हनुमानगढ़ राजस्थान में, हनुमानगढ़ से हरियाणा हिसार तक है। हिसार कहाँ? हरियाणा। हरियाणा की हिसार से लेकर हनुमानगढ़ के बीच में पाए जाते हैं नेटवर्क वाले का स्तूप। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है आपको। बरखान हो ही गया, ठीक है, सबर का फीज हो गया, छिप हो गया, अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ हो गया, और पेरम्बोलिक हो गया, नेप का हो गया। ठीक है, सारा हो गया, नेटवर्क हो गया। यही ध्यान रखना है आपको। ठीक है, राजस्थान में प्रमुख बालू का स्तूप है। अच्छा, इतने बालू का स्तूप ध्यान रखने हैं। ओके, अब सुनो देखो, अब हम पढ़ेंगे कौन से? राजस्थान में पार्ट वही है बालू का। तो बालू का मुक्त, युक्त और मुक्त पढ़ लिया। अब दूसरा मरुस्थल पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, मरुस्थल दो है, मैंने बताया था आपको। मरुस्थल दो पढ़ेंगे हम। कौन कौन से? एक तो शुष्क और एक अर्ध शुष्क। शुष्क है, अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क। अब यह शुष्क तो हमने पढ़ लिया पूरा, ये तो हमने पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क। ठीक है, अब पढ़ेंगे अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क मरुस्थल के कितने भाग हैं? चार। बताया था मैंने, चारों को आज एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, चारों के नाम मैंने चार भरे लिख दिए। अभी याद नहीं तो भूल गए आप। घग्गर नदी बेसिन, शेखावाटी, शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी नदी का है ना, शेखावाटी क्षेत्र है। ठीक है, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और अब एक एक को पढ़ेंगे, नागौरी उच्च भूमि और एक गोडवाड़ प्रदेश जहाँ पर लूनी बेसिन है। गोडवाड़ प्रदेश। लो, अब एक एक को पढ़ने वाले, ये पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, सुस्त और अर्ध सुस्त। एक बात ध्यान रखें, थोड़ा सा आप नोट में देखो, थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई थी, उसको देखो। एक बात ध्यान रखें, जब हम शुष्क मरुस्थल पढ़ रहे थे, शुष्क के कितने भाग है? दो। शुष्क के कितने भाग है? दो। एक तो शुष्क आ गया बालू का युक्त, और एक है बालू का मुक्त, जिसमें बालू का नहीं है। यहाँ मैंने क्या लिखा था? 41.5% लिखा था, फिर वो 100 में से घटाएंगे तो यहाँ 48 थोड़ी बढ़ता, 58 बचता है। 58.5, मैंने यहाँ गलती से लिख दिया था 48। ठीक है, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इतना परसेंट आप, इतना कॉमन सेंस तो आप भी लगा सकते हैं कि 41 घटाएंगे 100 में से, तो फिर ये कितना बचेगा ना। तो यहाँ 58 नहीं थे, 48 नहीं थे, 58 थे। तो यार सुधार कर लेना, पीछे लिखा था हमने। ठीक है, ओके। तो आज पढ़ेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के चार पार्ट हैं, उनमें सबसे पहले पढ़ेंगे घग्गर। ठीक है, घग्गर पढ़ेंगे जी, घग्गर पढ़ने वाले हैं आज। ओके, घग्गर नदी बेसिन। घग्गर नदी का जो बेसिन है, इसमें कितने क्वेश्चन बनते हैं? हालांकि नदियों में इसको डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन क्या बनते हैं देखो। एक बात ध्यान रखें आप, जैसे राजस्थान है, ठीक है ना, तो ये राजस्थान का मैप है, चलो यही बना देते हम यहाँ। चलिए, ये राजस्थान का मैप है। तो राजस्थान के मैप में ये नदी, अब आप देखो, राजस्थान के श्री गंगानगर हनुमानगढ़ से बहती हुई आती है ना। तो इसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं? मरुस्थल से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं देखो। ये हिमालय, हिमालय कितने हैं? देखो थोड़ा सा भारत में यहाँ बताते हैं आपको। हिमालय की बात करें, हिमालय कितने हैं? चार। थोड़ा सा हिमालय से संबंधित क्वेश्चन ध्यान रखना है, यहाँ आएगा क्वेश्चन। हिमालय, हिमालय की संबंधित जो क्वेश्चन है ना, हिमालय, ये देखो, हम बात करें हिमालय से संबंधित, तो देखो ऊपर ऊपर कौन से हिमालय? ट्रांस, फिर कौन सा है? महान, फिर महान, फिर लघु, और फिर नीचे कौन है? शिवालिक। ऐसे चार हिमालय। ठीक है, ऊपर वाले का नाम ट्रांस है, दूसरे नाम का लघु कौन सा? महान है। बताएंगे कि महान, फिर लघु, फिर शिवालिक। तो सबसे नीचे जो हिमालय है ना, सबसे पुराना हिमालय ये है, सबसे नया हिमालय कौन सा है? शिवालिक है। तो शिवालिक हिमालय से नदी निकलती है। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है, बस समझाना था, समझा दिया आपको। ठीक है, हाँ। अब देखो, देखो सबसे ऊपरी हिमालय, उसका नाम क्या है? ट्रांस, महान, लघु, और ये शिवालिक। सबसे लास्ट वाले का नाम लिख रहा हूँ मैं, शिवालिक। सबसे नवीन हिमालय शिवालिक हिमालय है। और नदी महान हिमालय से तो नदियाँ काट काट के कंकड़ पत्थर लाती हैं,
कंकड़ पत्थर लाती है, ठीक है। तो वो इस शिवालिक हिमालय के सारे सारे जमा हो जाता है। शिवालिक हिमालय सारे सारे नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ये कंकड़ है, तो कंकड़ पत्थर है ना यहाँ, कंकड़ पत्थर, उसको हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। भाबर प्रदेश कहते हैं, भाबर प्रदेश कहते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, भाबर प्रदेश की तो जिस शिवालिक हिमालय का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ये हम भारतीय ज्योग्राफी में बताएंगे आपको, ठीक है। फिलहाल अब राजस्थान में आ जाओ वापस। तो शिवालिक हिमालय में कालका पहाड़ से कालका पहाड़ से कालका पहाड़ से नदी का उद्गम होता है। उस नदी का नाम घगर नदी है ना। और वो घगर नदी देखो, यहाँ से वो घगर नदी आएगी, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की टीपी तहसील में प्रवेश करती है, और फिर गंगानगर में, अनूपगढ़ तो रहा नहीं अब, ठीक है, अनूपगढ़ को तो हटा दिया गया। तो फिर श्री गंगानगर से आती है और पाकिस्तान की फोर्ट अब्बास तक जाती है। फोर्ट अब्बास तक लास्ट तक बहती है। फोर्ट अब्बास ये पाकिस्तान का फोर्ट, पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास, लो यहाँ तक बहती हो, फोर्ट अब्बास तक बहती है। यहाँ इसको हकरा कहते हैं, इसे यहाँ हकरा हकरा कहते हैं। बकरा मत कर देना अब, ठीक है। यहाँ इसको हकरा कहते हैं, क्या कहते हैं, हकरा। अब देखिए ये नदी जैसे कालका पहाड़ से आती है, कालका पहाड़ कहाँ की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश, कहाँ की बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश। कालका पहाड़ हिमाचल प्रदेश से आती है, शिवालिक हिमालय से, ठीक है। तो ये जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश के बाद में ये आती है हरियाणा में। तो हरियाणा पर इस नदी पर बनवाली सभ्यता स्थित है। बनवाली सभ्यता, इसी नदी पर बनवाली सभ्यता स्थित है, सभ्यता है। कहाँ, हरियाणा में। हरियाणा में इस नदी पर बनवाली सभ्यता है। बनवाली से आए, याद कर लो आप। देखो घगर नदी पर जो जो सभ्यता मिली है, जो कालीबंगा सभ्यता मिली, वहां पर लकड़ी की नालियां मिली है, ठीक है। इसी नदी पर जो कालीबंगा मिली वो लकड़ी की नालियां मिली है, ठीक है। ठीक है, यहाँ नालियां मिली नहीं है। एकमात्र सभ्यता जहाँ नाली नहीं मिली है तो बनवानी है, तो बनवा लो, अब बनवा लो ना। इसका नाम से हो रहा है कि बनवाएंगे, तो बनवा लेंगे, नालियां बनवा लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद में ये दो जिलों में बहती है। एक जिले का नाम क्या है, ये हनुमानगढ़ है, और ये कौन सा है, श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में बहती है जिले, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कितने हैं वो देख लो आप, कितने क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक, यहाँ से कितने, ये तो पहला क्वेश्चन आता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो उद्गम आपने बता दिया कहाँ से, कालका पहाड़ से, ठीक है, कालका पहाड़ से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि प्रवाह, इसका प्रवाह कहाँ से होता है। देखो प्रवाह, अगर मैं प्रवाह में दो चीज पूछेगा, देश, एक तो देश पूछे आपको, और एक पूछे राज्य, ठीक है, राज्य, और एक पूछे जिले। तो जिले तो राजस्थान का पूछेगा आपको, राजस्थान की ज्योग्राफी में, ठीक है। देश कितने, तो भारत से कहाँ जा रही है, पाकिस्तान में, तो भारत से कहाँ जा रही है, पाक में, भारत और पाक में। राज्य पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल के जस्ट बाद में आती है कहाँ, हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा राज्य पूछेगा, भारत के राज्य, ठीक है। फिर हरियाणा के बाद में आती है राजस्थान में, राजस्थान में। और राजस्थान की फिर जिले पूछ ले तो श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, ये दो जिले याद रखने हैं, ठीक है। ये इसका प्रभाव हो गया। फिर आपको क्वेश्चन पूछेगा इस नदी में कि देखो, राजस्थान में इसके प्रवाह को किस नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछेगा प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र, इसके प्रवाह के क्षेत्र को राजस्थान में, और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र को, राजस्थान में इसे नाली के नाली, इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली कहते हैं, नाली कहते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं, नाली, समझ गए। और पाकिस्तान में क्या कहते हैं, पाक में कहते हैं इसके, हाँ, इसे क्या कहते हैं, हकरा। पाकिस्तान में हकरा कहते हैं इसके प्रवाह क्षेत्र को, और यहाँ कहते हैं नाली। फिर अगला क्वेश्चन आता है, एक आता है राइस बेल्ट के बारे में। राइस बेल्ट के बारे में क्वेश्चन आता है। राइस बेल्ट क्या है, तो घगर नदी के बहाव क्षेत्र में, घगर नदी के
बहाव क्षेत्र में, बहाव क्षेत्र में गगर नदी के बहाव क्षेत्र में चावल होते हैं, बासमती चावल, बासमती चावल होते हैं, चावल होते हैं। उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? राइस बेल्ट कहते हैं। बासमती चावल होते हैं, इसे होते हैं, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को राइस बेल्ट कहते हैं, राइस बेल्ट, उसे राइस बेल्ट कहते हैं। ठीक है, राइस बेल्ट कहते हैं। राइस बेल्ट क्या है? एक आता है इसकी मिट्टी के बारे में, ठीक है, मिट्टी के बारे में क्वेश्चन आता है कि इसकी मिट्टी, देखो मिट्टी में क्या क्वेश्चन आता है, मिट्टी, इसके भाव क्षेत्र में जो उपजाऊ मिट्टी है ना, तो उपजाऊ मिट्टी को बग्गी कहते हैं, उपजाऊ मिट्टी को, मिट्टी को क्या कहते हैं? बग्गी, बग्गी कहते हैं। इसके उपजाऊ क्षेत्र को यहाँ कहते हैं बग्गी के नाम से। तो बग्गी वाला क्वेश्चन ध्यान रखें आप, ठीक है। एक राइस बेल्ट वाला, एक पर्वत क्षेत्र वाला ध्यान रखें। और इस पर देखो शहर की बात करें तो इस पर शहर पूछे तो इस नदी पर एक तो अनूपगढ़ शहर स्थित है, अनूपगढ़, ठीक है, एक सूरतगढ़, सूरतगढ़ नहीं है, अनूपगढ़, एक हनुमानगढ़ का बटनेर, बटनेर दुर्ग, ठीक, बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, ठीक है, ये है श्री गंगानगर और ये है हनुमानगढ़। और एक चीज और है, सूरतगढ़ के पास से गुजरती है, बाकी मुख्य रूप से दो शहर हो गए, ठीक है। और देखो सूरत, एक चीज और ध्यान रखिए आप, अगर इस पर सभ्यता पूछ ले, सभ्यता पूछे तो मैंने बता दिया आपको, हरियाणा में तो इसमें कौन सी सभ्यता है? हरियाणा पर तो बनवाली है, बनवाली सभ्यता है। लेकिन राजस्थान में इसकी, इस पर कौन कौन सी सभ्यता है? तो राजस्थान के श्री हनुमानगढ़ में, सॉरी गंगानगर में, हनुमानगढ़ में कौन कौन सी है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक तो कौन सी, काली, कालीबंगा, पीलीभंगा, पीलीभंगा, ये मुख्य रूप से हो गया ना। इनमें ज्यादा ये ध्यान रखने आपको, कौन सी, कालीभंगा, ठीक है, कालीभंगा ध्यान रखनी मुख्य रूप से। तो शहर पूछेगा आपको, सभ्यता पूछ ले कौन सी सभ्यता, शहर कौन सी है, ये मिट्टी कौन सी, राइस बेल्ट, प्रवाह क्षेत्र वगैरह। और पूछे तो आपको पूछ सकता है कि बताइए राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, तो प्रवेश वाला तो मैं इसमें लिख देता हूँ, देखो प्रवेश वाला इसमें लिख देता, राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ के टीबी तहसील में प्रवेश करती है ना, हनुमानगढ़ के टीबी तहसील में प्रवेश करती है। तो देखो हनुमानगढ़ जिले के प्रवेश की बात करें, राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश की बात करें तो राजस्थान की प्रवेश हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ की टीबी तहसील, टीबी तहसील में प्रवेश करती है, ठीक है। यहीं पर एक झील है, उसका नाम क्या है? यहाँ एक झील है, उस झील का नाम क्या है? तलवाड़ा, तलवाड़ा झील है, तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे नीची झील है, ये राजस्थान की सबसे नीची झील है, नीची, गहरी मत कर देना आप। राजस्थान की गहरी झील तो कौन सी है? नक्की झील है, नक्की राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। ये नीची झील है, इसका भूभाग नीचा है ना, हाँ, ठीक है। अब देखिए बहने की स्थिति पूछ सकता है, ये सामान्यतः, बेटा देखो एक चीज ध्यान रखें आप, ये सामान्यतः कहाँ तक बहती है? भटनेर तक बहती है, सामान्यतः भटनेर तक बहती है, थोड़ा सा पानी अधिक होने से भी अनूपगढ़ तक बहती है, और बाढ़ आने पर ये फटाफट अब्बास तक बहती है। तीन स्थिति है इसकी बहने की, इसके बहने की तीन स्थिति है। हनुमानगढ़, सामान्यतः हनुमानगढ़ की भटनेर तक बहती है, अगर थोड़ा पानी ज्यादा हो तो अनूपगढ़ तक बहती है, और इसमें बाढ़ आ जाए तो ये फोर्ट अब्बास तक बहती है। बाढ़ आने पर हनुमानगढ़ जिले को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, इसी कारण इसे राजस्थान का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का शोक। देखो सुनो, हाँ, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज यहाँ लिख देता हूँ, देखो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बारे में बहने की स्थिति, बहने की स्थिति आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसकी बहने की स्थिति तीन तीन स्थिति है। ये सामान्यतः कहाँ तक बहती है, बाढ़ आने पर कहाँ बहती है, एक इसके उपनाम ध्यान रखें, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा आपको, उपनाम, उपनाम ध्यान रखें, बस ये तीन चीज, दो चीज और देख लो आप। बहने की स्थिति सामान्यतः कहाँ तक बहती है?
सामान्य सामान्य रूप से हनुमानगढ़ की बटनेर तक बहती है। हनुमानगढ़ की बटनेर तक बहती है। समझ लो, हनुमानगढ़ की बटनेर तक बहती है सामान्य रूप से। ठीक है। अधिक पानी होने पर कहाँ तक बहती है? अधिक पानी होने पर, अधिक पानी होने पर ये अनूपगढ़ तक जाती है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ तक जाती है। अनूपगढ़ तक पानी अधिक हो जाती है, लेकिन बाढ़ आ जाए तो, बाढ़ आने पर पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बहती है। ठीक है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है हनुमानगढ़ जिले को। ठीक है। बाढ़ आए तो हनुमानगढ़ जंक्शन वो डूब जाता है। ये राजस्थान का शोक कहते हैं इस नदी को। ठीक है। इसी कारण राजस्थान में नुकसान पहुंचाती है। इसके उपनाम है राजस्थान का शोक। इसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं। इसको सरस्वती, धवेशवती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है। और इसको सोतर नदी के नाम से, हरियाणा में सोतर नदी के नाम से, मर्त नदी के नाम से भी जानते हैं, सोतर नदी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का शोक भी कहते हैं। एकमात्र ऐसी नदी जो उत्तर से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में राजस्थान में उत्तर से प्रवेश करने वाली एकमात्र नदी यही है। उत्तर से प्रवेश करती है राजस्थान में एकमात्र नदी है। ठीक है। एकमात्र नदी जो रेड क्लिफ रेखा को पार करती है। ठीक है। एकमात्र नदी जो रेड क्लिफ रेखा को पार करती है और राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। तो आंतरिक प्रवाह क्या होता है? जिसका उद्गम स्थान निश्चित होता है, लेकिन उसका जो मुहाना है वो फिक्स नहीं होता है। कभी तो कम पानी आए तो देखो, अब मैंने स्थिति बताई तीन, पानी सामान्यतः बटनेर तक बहती है, थोड़ा अधिक हो जाए तो कहाँ चली जाती है, फिर कहाँ चली जाती है, तो मुहाना फिक्स नहीं होता है। उस नदी को आंतरिक प्रवाह की नदी कहते हैं। जो निकलती फिक्स है, लेकिन पड़ती कहाँ है ये पता नहीं है, कहाँ तक जाएगी, है ना। तो प्रवाह की आंतरिक प्रवाह की सबसे सबसे लंबी नदी आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। एकमात्र नदी जो रेड क्लिफ रेखा को पार करती है। एकमात्र एकमात्र नदी जो रेड क्लिफ रेखा को जो रेड क्लिफ पाकिस्तान भारत के बीच में जो सीमा है ना, उसको बात कर, रेड क्लिफ रेखा को पार करती है। ये इतने क्वेश्चन याद रखेंगे आप। उपनाम ध्यान रखेंगे। स्थिति मैंने सारी बता दी। ठीक है। घगर नदी के बारे में। ठीक है। और घगर नदी की बेसिन को नाली कहते हैं, ये तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है। राजस्थान में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। देखो आज हमने क्या देख लिया वो थोड़ा बता दूंगा आपको। हम कल वाली क्लास में, हाँ, इससे पहले हम क्या देख रहे थे? भौतिक प्रदेश में मरुस्थल एक तो हमने कल देख लिया था। आज देखा है पेराम्बोलिक। के बाद में हमने देख लिया सबर काफिज के बाद अनुधेरी, अनुप्रस्थ, सीप, तारानुमा, नेटवर्क, बस इतने ध्यान रखें। ठीक है। फिर शुष्क मरुस्थल हमने पढ़ लिया। और शुष्क के चार भाग है। चार भाग में पहला भाग पढ़ रहे, पहले भाग में पढ़ रहे घग्गर नदी बेसिन, घग्गर नदी के बारे में हुए। ठीक है। फिर घग्गर नदी के बारे में सामान्य रूप से ये बातें ध्यान रखनी। फिर घग्गर नदी के बारे में बहने की स्थिति, उपनाम। अब हम घग्गर नदी के बाद में आगे चलते हैं शेखावाड़ी प्रदेश। ठीक है। तो शुष्क मरुस्थल का अगला पार्ट देखते हैं, शेखावाड़ी प्रदेश। शुष्क मरुस्थल का अगला पार्ट है शेखावाड़ी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश शुष्क मरुस्थल में, सॉरी, अर्ध शुष्क मरुस्थल के चार पार्ट हैं, जिसमें एक पार्ट हो गया घग्गर नदी बेसिन, दूसरा पार्ट चल रहा है शेखावाटी प्रदेश। ठीक है। अब शेखावाटी प्रदेश कहाँ स्थित है? देखो,
शेखावाटी प्रदेश ये, समझो अब मैं बार बार में लिख रहा हूँ चीज, नोट सही बनाना, ठीक है। अब देखो आप, ये तो है कौन सा मरुस्थल, शुष्क है। हम पढ़ रहे हैं ये वाला पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है, अर्ध शुष्क। इसमें घग्गर नदी बेसिन, शेखावाटी, नागौरी भूमि और गौड़वाड़। अब ये पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये कौन सा मरुस्थल है, अर्ध अर्ध शुष्क में शेखावाटी प्रदेश पढ़ेंगे। शेखावाटी प्रदेश जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 5-7 क्वेश्चन आप ध्यान रखें। शेखावाटी प्रदेश को एक तो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। देखो शेखावाटी जो प्रदेश है, शेखावाटी जो प्रदेश है, इसका विस्तार, एक तो इसका विस्तार पूछा है, विस्तार कितने जिलों में है, तो इसके विस्तार कितने जिलों में, तो देखो सीकर, चूरू, झुंझुनू, मुख्य रूप से 3 जिलों में फैला हुआ है शेखावाटी प्रदेश, ठीक है। शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं। आंतरिक प्रवाह का मतलब यहाँ नदियां भी आंतरिक बहती हैं। दूसरी बात यह है कि इसके नीचे चूने की विशाल परत पाई जाती है, तो जल, वर्षा का जल ऊपर रहता है और इसका नीचे वाला पानी नीचे रहता है, तो चूने की चट्टान के कारण, ठीक है। तो चूने की चट्टान जो है ना, उसके कारण उसको आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, ये आंतरिक है। यहाँ चूने की विशाल परत पाई जाती है, चूने की विशाल परत पाई जाती है, परत पाई जाती है, चूने की एक विशाल परत पाई जाती है, ठीक है। हाँ भाई, तो इसको आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र भी कहते हैं, इसे इसे आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं, आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ जो बहती है उस नदी को हम तोरावाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ बहने वाली नदी कौन सी है, कांतली नदी। देखो यहाँ कांतली नदी, कांतली नदी बहती है, बहती है। उसके बहाव क्षेत्र को, उसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी। ये देखो, ये जो कांतली नदी है, ये बजरी के भूमाफियों के लिए प्रसिद्ध है। कांतली नदी है ना, कांतली नदी है जो बजरी अवैध बजरी का अवैध उत्खनन खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में ये बहुत प्रसिद्ध है। बजरी की उत्खनन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कौन, कांतली नदी है, ठीक है। कांतली नदी के भाव क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। और शेखावाटी में, देखो शेखावाटी में इसमें दो सभ्यताएं पाई जाती है शेखावाटी क्षेत्र में, इस कांतली नदी पर, वो याद रखें आप। कांतली नदी पर एक तो कौन सी है, वेणेश्वर, सॉरी, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता है। वो गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। इसे ताम्र युगीन की जननी कहते हैं, ताम्र युगीन की जननी कहते हैं इसको, ताम्र युगीन की जननी। ताम्र युगीन की नगरी किसको कहते हैं, आहट सभ्यता, उदयपुर, ये जननी है, जननी कहते हैं इसको, जननी कहते हैं। इस पर एक सभ्यता और है, इसी नदी पर एक सोनारी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता। ये सुनारी सभ्यता कहाँ है, झुंझुनू में है, झुंझुनू, इसी नदी पर एक सभ्यता झुंझुनू में। और ये कांतली नदी 2 जिलों में बहती है, ठीक है। ये शेखावाटी प्रदेश के, ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य होगी। फिर शेखावाटी प्रदेश में एक चीज और है, देखो शेखावाटी में और चीजें बात ध्यान रखनी है आपको। क्या शेखावाटी में, एक देखो बेरा होता है, एक होता है बीड़, ठीक है, एक होता है बीड़ा, ठीक है, और एक होता है जोहड़, और एक होता है नाड़ा, ठीक है। ये एक होता है खादर, और एक होता है बांगर। समझो इनको क्या है ना, हाँ। बेरा क्या है, बेरा, देखो डुडाड़ क्षेत्र में
ढूंढाड़ जो क्षेत्र है, ढूंढाड़ क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है। ढूंढाड़ क्षेत्र में कुओं को कुओं को क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र जो जयपुर के आसपास के क्षेत्र को कुओं को क्या कहते हैं? ढूंढाड़ बेड़ा कहते हैं। बीड़ क्या कहते हैं? बीड़ शेखावाटी में घास के मैदान को कहते हैं। शेखावाटी में घास के मैदान, घास के मैदान को शेखावाटी में घास के मैदान को क्या कहते हैं? बीड़ कहते हैं। और बीड़ा क्या कहते हैं? ढूंढाड़, जो ढूंढाड़ है ना, ढूंढाड़, ढूंढाड़ क्षेत्र में घास के मैदान को, ढूंढाड़ क्षेत्र में जो घास के मैदान है, घास के मैदान है, मैदानों को, मैदानों को, ठीक है, मैदानों को कहते हैं, ठीक है ठीक है। सेम से नाम है तो ध्यान रखें आप। शेखावाटी का जोहड़ क्या है? शेखावाटी में कच्चे कुओं को कहते हैं जोहड़। जोहड़ शेखावाटी में कच्चे कुओं को कहते हैं, कच्चे कुओं को कहते हैं, कच्चे कुओं को, ठीक है। और नाड़ा जी, ये जोहड़ से अलग है, ये भी कुआं ही है लेकिन ये पक्के कुएं हैं। शेखावाटी में पक्के कुएं, पक्के कुओं को, ठीक। खादर क्या है? एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी तो बांगर होती है, नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, उसमें से अगर वो पुरानी नहीं है और नवीन है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नवीन जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं, ठीक है। मैं कुछ और लिखवाऊंगा, देखो, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 12 13 और लिखवाऊंगा, टोटल 20 है। 20 शब्दावली लिखवाऊंगा, ठीक है। शेखावाटी में फिर पढ़ेंगे हम नागौरी उच्च भूमि, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे और क्लास है, ठीक है। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, धन्यवाद। कल हम बात करेंगे फिर से, ओके।